नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन में हम एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पंचायती राज वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, ये सिस्टम हमारे देश के ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नेंस सिस्टम है। ये सिस्टम रूरल इंडिया को एक आवाज़ देता है जहां लोग अपने लोकल लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज। तो दोस्तों, ये एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। इसका मतलब है गांव के लोगों के द्वारा गांव के लोगों के लिए एक लोकल गवर्नमेंट चलाना। इसमें ग्राम सभा और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली गांव के डेवलपमेंट के डिसीजंस लेते हैं। अब समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाकर नीचे ग्रास रूट्स लेवल तक ले जाना। इससे लोगों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। साथ ही इसका फोकस है रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रोजेक्ट्स को लोकल लेवल पर प्लान और इम्प्लीमेंट करना। अब बात करते हैं इसके लीगल बेसिस के बारे में। तो देखिए, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए। इस अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जिसका मतलब है कि अब यह सिस्टम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक कानूनी हक बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये अमेंडमेंट ऑफिशियली लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन से इस सिस्टम ने पूरे देश में काम करना शुरू किया। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इट एंट्रस्टेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इस सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर्स को। हर स्टेट अपने हिसाब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस डिसाइड करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे पंचायती राज सिस्टम का इवोल्यूशन, यानी इसका इतिहास कैसे शुरू हुआ, किस तरह डेवलप हुआ और किस कमेटी ने इसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। इंडिया के डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोकल लेवल पे गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को समझकर कई सारे कमेटीज का गठन किया गया था। तो चलिए हर एक कमेटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस डायरेक्शन में सबसे पहला बड़ा कदम था बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसे 1957 में बनाई गई थी। यहाँ पे पहला पॉइंट है दिस कमेटी रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोस्तों, इस कमेटी का मेन एम था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकतंत्र को गांव तक ले जाना, जहां आम लोग भी गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इस कमेटी ने रेकमेंड किया था एक 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर, जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पे सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, जो होता है विलेज लेवल पर। इसमें गांव के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। यही सबसे ज़्यादा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का सिंबल है। यहाँ पे दूसरा लेवल है पंचायत समिति, जो होती है ब्लॉक लेवल पर। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे तीसरा और सबसे ऊपर का लेवल है जिला परिषद, जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें भी मेंबर्स का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। ये प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करती है डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब दोस्तों, समझते हैं इसका इलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, ग्राम पंचायत में होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद में होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इससे लोकल और रीजनल गवर्नेंस दोनों का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सबसे पहली बार इस सिस्टम को लागू किया गया था 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था जहां से पंचायती राज की जर्नी प्रैक्टिकली शुरू हुई।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से पंचायती राज का स्ट्रक्चर थॉटफुली डिजाइन किया गया था, जिसमें लोकल पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सब कुछ इंक्लूड था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो दोस्तों अब हम समझेंगे अशोक मेहता कमेटी के बारे में, जिसे 1977 में बनाया गया था। इस कमेटी ने रूरल गवर्नेंस के डीपर एनालिसिस के बाद नए सजेशंस दिए जो उस समय काफ़ी रेवोल्यूशनरी माने गए। यहाँ पे पहला पॉइंट है, दिस कमेटी रिकमेंडेड 2 टायर सिस्टम। तो इस कमेटी ने पहली बार रिकमेंड किया एक 2 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर। उनका मानना था कि 3 लेवल्स का सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 ही लेवल्स होने चाहिए ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी हो। इस नए मॉडल में सबसे ऊपर था जिला परिषद, जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस कमेटी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाहिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी प्लानिंग और डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे दूसरा लेवल था मंडल पंचायत, जिसका कवरेज होना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000 लोगों का। ये लेवल छोटी विलेजेस को कंबाइन करके बनाया जाता ताकि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कमेटी रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक मेजर शिफ्ट था। इस कमेटी ने क्लियरली कहा कि डिस्ट्रिक्ट को डिसेंट्रलाइजेशन का मेन बेस बनाना चाहिए। इस कमेटी का मानना था कि इससे रिसोर्सेज और प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो पाएगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस रिकमेंडेड। तो इस कमेटी ने पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायती राज इलेक्शंस में अलाउ करने की भी सलाह दी। उनका मानना था कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगी और लोकल डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है, दिस कमेटी सजेस्टेड न्याय पंचायत शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट बॉडीज। तो दोस्तों इस कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि न्याय पंचायत यानी विलेज लेवल जुडिशियल बॉडीज को डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से अलग रखा जाए। इससे जुडिशियल फेयरनेस और इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। एक और ज़रूरी सजेशन था कि हर स्टेट के कैबिनेट में एक पंचायती राज मिनिस्टर होना चाहिए जो सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इशूज को हैंडल करे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कमेटी रिजर्व सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। यानी कि इस कमेटी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीट्स की भी रिकमेंडेशन दी। इसका एम था सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉलंटरी एजेंसीज मस्ट बी एनकरेज्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इस कमेटी ने कहा कि वॉलंटरी एजेंसीज जैसे एनजीओज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भी रूरल डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए। इससे पार्टिसिपेशन और इनोवेशन दोनों बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रिकमेंडेशंस दिखाते हैं कि अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज को और ज़्यादा डायनामिक और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की थी। इनके आइडियाज़ आज भी डिस्कशंस और रिफॉर्म्स का बेस बनते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो अब हम बात करेंगे जीवीके राव कमेटी के बारे में, जो बनी थी 1985 में। इस कमेटी का फोकस था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दोबारा मजबूत बनाना। यहाँ पहला पॉइंट है, दिस कमेटी नोटेड वीकेनिंग ऑफ पंचायती राज। यानी इस कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि पंचायती राज सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ज़्यादा आने लगा था और लोकल बॉडीज का रोल कम हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि जिला परिषद को बनाया जाए प्रिंसिपल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। मतलब जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स और स्कीम्स है उनका मेन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जिला परिषद के थ्रू हो। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कमेटी सजेस्टेड टू क्रिएट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो इस कमेटी ने एक नया पोस्ट क्रिएट करने का सजेशन दिया जिसे कहा गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ये ऑफिसर जिला परिषद के काम को कोऑर्डिनेट करेगा और इंश्योर करेगा कि डेवलपमेंट स्कीम्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कमेटी ने प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर दिया, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उनका मानना था कि अगर डेवलपमेंट
डिस्ट्रिक्ट से प्लान और एग्जीक्यूट होगा तो लोगों की नीड्स को बेटर समझा जा सकेगा और स्कीम्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो दोस्तों, इस कमेटी ने एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस को सेंट्रल रोल देने की बात की ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रास रूट्स डेवलपमेंट में लीड रोल निभाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो अब हम बात करेंगे एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में जो बनी थी 1986 में। यहाँ पहला पॉइंट कहता है कि इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये था कि पंचायत सिर्फ एक पॉलिसी ना रहे बल्कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो जो उन्हें मजबूती दे। नेक्स्ट है दिस कमेटी सजेस्टेड ए न्यू चैप्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कमेटी ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर स्पेसिफिकली पंचायती राज के लिए ऐड किया जाना चाहिए। यह इसलिए ताकि इस सिस्टम के स्ट्रक्चर, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो सके। नेक्स्ट है दिस कमेटी एम्फसाइज्ड ग्राम सभा। तो देखिए, इस कमेटी ने ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस को स्ट्रांगली हाईलाइट किया। उनका मानना था कि ग्राम सभा ही रियल बेस है डेमोक्रेसी का, जहां लोग डायरेक्टली अपने इशूज रख सकते हैं और डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस कमेटी रिकमेंडेड फाइनेंशियल पावर्स टू पंचायत्स। तो इस कमेटी ने यह भी रेकमेंड किया कि पंचायत को फाइनेंशियल पावर्स मिलनी चाहिए। ये इसलिए ताकि वो अपने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए खुद रेवेन्यू जनरेट कर सके और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सके। तो दोस्तों, इस कमेटी ने पंचायती राज को लीगल, फाइनेंशियल और डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ देने के लिए कई विजनरी सजेशंस दिए और इन्हीं आइडियाज का बेस बना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में पास हुआ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो अब हम बात करेंगे ठंगन कमेटी की जो पंचायती राज सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल बनाने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी ने कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए जिन्होंने फ्यूचर रिफॉर्म्स का बेस तैयार किया। तो चलिए हर एक को समझते हैं। तो देखिए, इस कमेटी ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। उनका मानना था कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के ये इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को दोबारा रीएफर्म किया यानी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये 3 लेवल्स का स्ट्रक्चर सबसे इफेक्टिव है लोकल गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिला परिषद एज पिवोट यानी कि मेन सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो इस कमेटी ने कहा कि जिला परिषद को बनाना चाहिए पिवोट यानी मेन सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी सारी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम जिला परिषद के थ्रू हो। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कमेटी रिकमेंडेड ए फिक्स्ड 5-year टेन्योर फॉर ऑल पंचायती राज बॉडीज। तो एक और इम्पोर्टेंट सजेशन था सभी पंचायती राज बॉडीज के लिए एक फिक्स्ड 5-year टेन्योर। इसका मतलब था कि हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी का साइकिल स्मूथली चलता रहे। तो दोस्तों, इस कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को लीगल प्रोटेक्शन, क्लियर स्ट्रक्चर और रेगुलरिटी देने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप सजेस्ट किए जो बाद में 73rd अमेंडमेंट में इंक्लूड भी किए गए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बारे में। ये कमेटी भी पंचायती राज सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और फंक्शनल बनाने के लिए बनी थी। इनके सजेशंस काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे जो आगे चलकर 73rd अमेंडमेंट का बेस बना। तो चलिए हर एक रिकमेंडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कमेटी ने सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 5 साल का फिक्स टेन्योर रेकमेंड किया। उनका मानना था कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि गवर्नेंस का कंटिन्यूटी बना रहे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। इस कमेटी ने एक और प्रोग्रेसिव स्टेप सजेस्ट किया, सीट रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज। इसका मेन एम था सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी
डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कमिटी रिकमेंडेड टू सेट अप ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का सेटअप होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन हर स्टेट में पंचायत को फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने और उनका फाइनेंशियल रिव्यू करने का काम करेगी, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को फ्री, फेयर और टाइमली कंडक्ट करवाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि पंचायत किस किस एरिया में काम कर सकती है। ये क्लैरिटी गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों, इस कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम के डेमोक्रेटिक, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को सुधारने के लिए काफ़ी विजनरी स्टेप्स दिए। इनका फोकस था रेगुलरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनॉमी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो अब हम बात करेंगे उन पॉलिटिकल एफर्ट्स की जो 1980s के एंड और 1990s के शुरुआत में किए गए पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसमें दो इम्पोर्टेंट लीडर्स का रोल था, राजीव गांधी और वीपी सिंह। तो चलिए हर एक को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट की। तो देखिए, उन्होंने 1989 में एक हिस्टोरिक स्टेप उठाया और 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। इस बिल का एम था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना। लेकिन दोस्तों, ये बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में फेल हो गया। इस वजह से ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ये एफर्ट फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। अब बात करते हैं वीपी सिंह गवर्नमेंट की। तो दोस्तों, उन्होंने भी पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देने की पूरी सपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज किया था वो भी पास नहीं हो पाया। इस वजह से उस समय भी पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल सका। पर इन सभी एफर्ट्स ने ग्राउंडवर्क तैयार किया 1992 के 73rd अमेंडमेंट के लिए। तो दोस्तों, चाहे राजीव गांधी हो या वीपी सिंह, दोनों ने रूरल डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने की कोशिश की। इनके अटेम्प्ट्स भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट को जन्म दिया जो आगे चलकर रियलिटी बनी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेटी पे। तो अब हम समझने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम के सबसे हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट के बारे में, जहां नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जो रूरल डेमोक्रेसी के लिए माइलस्टोन बन गया। यहाँ पे पहला पॉइंट है दिस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्जन ऑफ पंचायती राज। तो देखिए, 1990s के शुरुआत में जब पहले के सभी अमेंडमेंट एफर्ट्स फेल हो चुके थे, तब इस गवर्नमेंट ने एक नया और रिफाइंड वर्जन ऑफ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसका एम था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 1992 में पार्लियामेंट में पास किया गया था। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसमें पंचायती राज को एक प्रॉपर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये अमेंडमेंट ऑफिशियली 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी दिन को हम हर साल नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मानते हैं, जहां ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की स्पिरिट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, इस गवर्नमेंट का ये कदम था गेम चेंजर, जिसने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी, पावर और रिकॉग्निशन दिया। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्लीट जर्नी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। यहाँ पे हमने देखा कैसे हर कमेटी ने अपने आइडियाज़ दिए। बलवंत राय मेहता से लेकर गडगिल कमेटी तक और राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक, सबने अपना योगदान दिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज्ड रूरल गवर्नेंस सिस्टम बनाने में। यहाँ पे हर कदम पर नए सजेशंस आए, कभी 2 टायर सिस्टम, कभी 3 टायर सिस्टम, कभी रिजर्वेशन की बात हुई तो कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। और फाइनली 1992 में 73rd अमेंडमेंट के जरिए
पंचायती राज को मिल गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। आज भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गांव-गांव तक डेमोक्रेसी का रियल फेस है, जहां आम लोग डायरेक्टली अपने विकास का फैसला लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिटेल में कवर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।